हेलो एंड नमस्कार। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें रोकने का अनावश्यक प्रयास कर रही है कि नहीं, आज मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की कहानी नहीं कहने देंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। केस लॉ की कहानी के इस नए एपिसोड के अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी नई कहें या पुराने वाले एपिसोड का एक कंटिन्यू पार्ट कहें, देखिए, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध या हत्या, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के संबंध में कई वकीलों ने अपनी जिंदगी के अहम नॉलेज को लगा रखा है। कई जजेस ने भी अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई किया है वहां पर कि क्या रहेगा। शीतल पवार जी, वॉइस का थोड़ा सा इशू था, क्लियर हो गया है। आप लोग जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज की कहानी को। चलिए देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो जो 1876 के अंदर रैज वर्सेस गोविंदा के दौरान एक उन्होंने छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि इस तरीके से आप क्या करो, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को अलग अलग कर लो। लाइकली प्रोबेबिलिटी है, मतलब सामान्य संभावना है मरने की, तो उसको आपराधिक मानववध में रखो, और मोस्ट प्रोबेबल है तो उसको क्या मान सकते हैं, डेथ मान सकते हैं। लेकिन वो कहानी अपने आप में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी, क्योंकि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, किसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान के लागू होने से पहले का कोई एक निर्णय था अपने आप में। संविधान के अंदर एक स्पेशल आर्टिकल दे रखा है 141, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात भी कर रहा है कि कोई भी आपने एक जजमेंट दे दिया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो लॉ ऑफ लैंड कहलाएगा और उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो इसी संबंध में रैज वर्सेस गोविंदा के लगभग 100 साल बाद, आफ्टर 100 ऑफ इयर्स, एक केस हमारे सामने, एक एप्रोप्रिएट केस ऐसा आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर उन्हें मौका मिला इस चीज को कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में एक डिफरेंशिएशन, अंतर को लॉजिकली क्लासिफाई करने का। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का ये मामला था। आर पुनैया के जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, हमारे दो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस रणजीत सिंह जी सरकारिया साहब और सैयद मुर्तज फैजल अली साहब के द्वारा क्या दिया गया था, ये जजमेंट दिया गया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, आराम से सुनिएगा आज की कहानी को पूरा एंजॉय करते हुए और कानून के पहलुओं को खुद के माइंड के अंदर सेट करते हुए। देखिए, ये बात 1977 में जजमेंट आया था, लेकिन कहानी इससे पहले शुरू हो चुकी थी। हुआ यूं था, आंध्र प्रदेश का एक गांव था, उस गांव के अंदर पर्टिकुलर 3 जातियों ने क्या कर रखा था, 3 जातियों का वर्चस्व चल रहा था। 3 जातियां, जैसे कि उनमें कौन कौन सी थी, एक थी रेड्डी समुदाय के लोग, एक खम्मा समुदाय और एक था भातरजू समुदाय। नाम से फर्क नहीं पड़ता, यानी याद करने का कोशिश भी नहीं करना है हमें। वहां पे क्या था कि पर्टिकुलर एक समुदाय, जैसे मान लीजिए कांग्रेस सपोर्टर था, दूसरा समुदाय कोई निर्दलीय का समर्थन कर रहा था, और तीसरा समुदाय किसी और स्वतंत्र पार्टी के फेवर में था। ये राजनीतिक अलग अलग होना ही जड़ बना था इस केस के पीछे। मतलब पूरा जो ये हत्याकांड वगैरह जो भी होगा इस कहानी के अंदर, सबके पीछे मेन जो रीजन था वो क्या था, पॉलिटिकल इलविल, राजनीतिक द्वेष भाव वगैरह। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो भारतजू तीसरा वाला समुदाय था, उसका एक लीडर हुआ करता था। लीडर का नाम था इस केस के अंदर सोलिकेंडी और काटमा राजू। ये थोड़ा सा अब आंध्र प्रदेश के साइड का नाम है, कोई बात नहीं, मैं भी आज लिख के लाया हूं इस नाम को, क्योंकि अलग सा नाम होता है तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो उनके ऊपर क्या किया गया था, हमला हुआ था। हुआ यूं था कि इन दोनों समुदाय के बीच में जनरली किसी न किसी बात को लेकर इलविल तो चलती रहती थी। कभी ये इस पर हमला करते थे, कभी ये वापस हर्ट ग्रीवियस हर्ट वगैरह कारित कर देते थे। तो एक बार एक मामले के अंदर इसी तरह का केस था, पुलिस भी आई। पुलिस ने उनको कहा कि कल आप सुबह मॉर्निंग में आना पुलिस थाने, उनके गांव से कुछ दूरी पर जो पुलिस थाना था वहां पर आने के लिए उनको कहा गया। अब अगले दिन सुबह 6:30 बजे मृतक जो यहां पर था, जिसकी अगर शॉर्ट में कहूं तो वीर राजू की जो बात कर रहा हूं, वो अपने दो साथियों के साथ में बस में बैठ गया उस पुलिस स्टेशन के गांव पर जाने के लिए। बस थोड़ी दूर आगे चली और रुकी, वहां पर 5 लोगों ने और एंट्री की उस बस के अंदर, और वो 5 लोग थे इस केस के 5 अहम एक्यूज, और उनमें से एक था आर पुनैया।
ये आर पुनिया जो दूसरा समुदाय था, खेमा समुदाय, उसका लीडर भी था। 5 लोगों ने उस बस के अंदर एंट्री कर दी। जैसे ही वो पुलिस थाने वाला, जो जहां पे नजदीक का जो भी थाने का शहर था, वहां आया, यहां पर जो डिसीज पर्सन है वो उतरता है, उसके साथ में जो 2 साथी थे वो भी उतरते हैं, और ये बनती है मौके पर घटना की स्पोर्ट इवेंट। 5 लोग, 5 एक्यूज बस में से उतरे। उन्होंने क्या किया, नजदीक में से लकड़ी के भारी लट्ठे होते ना, हैवी स्टिक्स, वो लेके आए और धनादन क्या कर दिया, इस मृतक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहां पर समझना, उन्होंने अटैक हाथों पर और पैरों पर किया, मतलब कंटिन्यूसली वो जो लकड़ियां मार रहे थे उसके ऊपर लट्ठों से मार रहे थे, वो हाथ पे मार रहे थे और पैर पर मार रहे थे। बॉडी के किसी सेंसिटिव पार्ट में उन्होंने हिट नहीं किया। ये कारण बनेगा आगे वाले केस के अंदर, समझना, ठीक है। तो बॉडी में किसी पार्ट को हिट नहीं किया, ओके, और फिर वहां पर वो लकड़ी के लट्ठे वहीं पर फेंक कर चले गए। ऑब्वियस सी बात है, मेन मार्केट में घटना हुई तो काफी इसके आई विटनेस भी बने थे। अब क्या हुआ आगे कि वहां पर ये जो मृतक है वो एकदम ऐसी घायल अवस्था में था, उस समय तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं शायद उसको एक मेंटल शॉक लग गया था, या फिर बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी उसके, मतलब हाथ से, पैरों से वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी, मतलब उस तरह से उन्होंने क्या कर रखी थी, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रखी थी, घोर उपहति कारित कर रखी थी। इमीडिएटली क्या किया गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। वहां पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर 2 बातें क्लियर हो गई थी कि इनको एक तो थोड़ा शॉक लगा हुआ है और शायद ही ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, और दूसरा उनके शरीर से बहुत खून बह चुका था, जिसको साइंटिफिक भाषा में हेमरेज कहा जाता है। तो वहां पर जब डॉक्टर को लगा कि भाई ये शख्स तो मर जाएगा, ये जिंदा रहने वाला नहीं है, उसने इमीडिएटली क्या किया, नजदीक के मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दे दी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के लिए। मजिस्ट्रेट साहब आए, उनकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो गई, 5 एक्यूज नामजद कर लिए गए, उनके नाम उन्होंने उसको बता दिया मजिस्ट्रेट साहब को, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो गई, वही हमारे साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 32। अब आगे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर ये शख्स मर गया था, जिसके ऊपर हमला हुआ था वो शख्स मर चुका था। और यहां से स्टार्ट होती है हमारी कानूनी कहानी। ट्रायल कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि इस केस को, ये जो घटना हुई थी, इस केस को मर्डर माना जाए या कल्पेबल होमिसाइड माना जाए। वहां पर डिफेंस का ये कहना था, डिफेंस ने ये कहा कि साहब देखो, जब एक्यूज ने इसको मारा, उन्होंने हाथों और पैरों पर मारा, यानी कि उनका उसको मारने का इंटेंशन नहीं था, उनका इंटेंशन सिर्फ उसको घायल करने का था। तो यहां पर जब ये बात आई तो ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देखो मेडिकल की रिपोर्ट आ रही, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है क्या कि शॉक तो लगा ही लगा, लेकिन साथ साथ जो इतना सारा खून बहा है ना, इसके कारण भी क्या हुआ है, इनको ये चीज हुई। अच्छा, वहां पर एक विटनेस भी आया ट्रायल कोर्ट में, उस विटनेस, वो आई विटनेस था, ऑब्वियसली बात, उसने कहा कि साहब जब इनको मार रहे थे मैंने कहा रुक जाओ, ये एकदम जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो किसी इंसान को। तो उन्होंने उसको धमका के, उस विटनेस को धमकाया था, किन्होंने, अभियुक्त ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, इंटरफेयर मत करो, और वो कंटिन्यू रहे उसके ऊपर लकड़ियां मारना। लकड़ियां कहना गलत है, लट्ठे, लकड़ी का जो हैवी स्टिक्स होती है उसकी बात कर रहा हूं, उससे मारना उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर जजमेंट दिया कि भले ही इंटेंशन नहीं हो, लेकिन जो मर्डर का जो चौथा वाला कैटेगरी दे रखा है कि नॉलेज भी अगर आपको है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उसके तहत ऑल प्रोबेबिलिटी में उसकी डेथ ही होगी, तो भी क्या होता है, मर्डर होता है। और ट्रायल कोर्ट ने इनको मर्डर के ऑफेंस में चार्ज कर दिया, मतलब मर्डर की पनिशमेंट 302 के तहत चार्ज कर दिया। 5 एक्यूज थे तो साथ में सेक्शन 34 भी लगा दिया गया। मामला गया अपील के अंदर, हाईकोर्ट में अपील में मामला आया। अनफॉर्चुनेटली हाईकोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। एग्जैक्टली रिवर्स तो नहीं कह सकते, उन्होंने क्या किया, उस जजमेंट को मर्डर से निकालकर 304 एक हमारे पास और सेक्शन हुआ करता है जो स्पेसिफिकली कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट में डील करता है, तो उन्होंने उसके अंदर उसको पनिश कर दिया। उसके पैराग्राफ 2 के अंदर 304 में आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, पैरा 1 और पैरा 2। एक में इंटेंशन है पैरा 1 और दूसरे में सिर्फ नॉलेज है पैरा 2। तो पैरा 2 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, उसको पनिश कर दिया। मामला स्टेट ने क्या की, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की आर्टिकल 136 के अंदर, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहां पर शुरू होती है एक लैंडमार्क जजमेंट बनने के पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी।
डिविजनल बेंच के सामने जैसा मैंने आपको नाम बताया, सरकारिया साहब और हमारे दूसरे फैजल अली साहब के केस में बेंच के सामने ये केस सुनवाई के लिए आया। यहां पर इन्होंने इंटरेस्टिंगली दो फॉर्मूले डेवलप किए। इन दोनों फॉर्मूलों को देखना, क्योंकि सारा खेल इसी पर है। आज के समय में वर्तमान के अंदर भी जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस केस से डेराइव्ड हो रखा है, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है इसकी 3 डिग्री होती है। 3 डिग्री कौन कौन सी? एक तो होता है पहली डिग्री, फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री के अंदर जो कल्पेबल होमिसाइड आता है इसको कहा जाता है मर्डर। इसको क्या कहेंगे? हत्या कहेंगे। दूसरी इन्होंने बताया कि एक होती है सेकंड डिग्री। ये जो सेकंड डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड होगा वो होगा आपका 304 का पैरा फर्स्ट, यानी कि इंटेंशन के साथ, आशय के साथ आप कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर रहे हो। और एक तीसरी डिग्री है, थर्ड डिग्री कल्पेबल होमिसाइड की, और इसके अंदर क्या होता है? 304 का पैरा नंबर सेकंड अप्लाई होता है, यानी कि नॉलेज के साथ आपको जानकारी है कि जो एक्ट कर रहा हूं मैं से ऐसा कुछ होगा, उसके साथ आप क्या कोई चीज कर रहे हो, कल्पेबल होमिसाइड है। ये 3 कैटेगरी दी, लेकिन इन 3 कैटेगरियों का चुनाव कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी? तो इन्होंने एक 3 स्टेज का फॉर्मूला भी दिया। ये तो 3 डिग्रियां बताई इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड की, हम सभी जानते हैं। आपराधिक मानव वध ही उन्हीं में से, आपराधिक मानव वध की एक ब्रांच ही क्या बनती है? मर्डर बनती है। तो 3 स्टेज का जो फॉर्मूला है जिसके आधार पर इन तीनों का चुनाव किया जाता है कि फर्स्ट में केस आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, जो 3 स्टेज का फॉर्मूला दिया गया, 3 स्टेज फॉर्मूला इस केस में जो आया था वो ये था। पहली स्टेज नंबर 1, इन्होंने ये कहा कि जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसका जो एक्ट है, उसने जो भी कार्य किया है उसके बीच में और जो किसी अन्य व्यक्ति की डेथ हुई है, डेथ ऑफ अनदर, बहुत अच्छे से समझना, ये न केवल आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपका भविष्य के अंदर आपका प्लान भी बन जाए प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के लिए भी एक शानदार पॉइंट आपको एलोबरेट कर रहा हूं क्रिमिनल लॉ के प्रैक्टिस के अंदर। देखिए, तो क्या हुआ? एक्यूज का एक्ट अगर ऐसा है कि डेथ ऑफ अनदर, किसी अन्य व्यक्ति की डेथ हो जाए और दोनों के बीच में क्या हो, कुछ कैजुअल नेक्सस बने, कैजुअल लिंक स्टैब्लिश्ड हो जाए दोनों के बीच में। पहला स्टेप ये, अगर कैजुअल लिंक स्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर बस स्टैंड के पास में एक्यूज के द्वारा उसको पीटना, एक्यूज के द्वारा उसको पीटना और अगले दिन, एक दिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाना, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है? यस। तो अगर यहां पर इसका आंसर, पहले वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर अगर यस आ जाता है तो हम क्या करेंगे? स्टेज 2 पर जाते हैं। कहां पर जाएंगे? स्टेज 2 के अंदर। यहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो एक्ट है, स्टेज 2 इसी को फॉरवर्ड करेगा कि ये जो एक्यूज का एक्ट है, क्योंकि उससे डेथ तो हो गई है, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा क्या? और कल्पेबल होमिसाइड कहने के लिए क्या होगा? 299 जो हमारा सेक्शन है उसमें बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे तो आपको 3 क्लॉज मिलेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। पहले वाले क्लॉज में याद है ना, लास्ट वाले केस की टेबल मैंने बताया था आपको कि पहले और दूसरे क्लॉज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटेंशनली किसी की डेथ कर रहे हो, अगर आप इंटेंशनली किसी को ऐसी शारीरिक क्षति, बॉडीली इंजरी दे रहे हो जिसका रिजल्ट क्या होगा? डेथ, तो 2 वाले मामलों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा वाला जो मामला है वो है नॉलेज का। अगर आपके पास जानकारी है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं उससे किसी की मृत्यु हो सकती है तो मामला थर्ड क्लॉज के अंदर चला जाता है। तो यहां पर सेकंड सवाल, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है? अगर इसका आंसर, सेकंड वाली स्टेज का आंसर यस आता है तो यहां पर हम देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो ये है, अगर इसका आंसर यस आ जाएगा, सेकंड वाली जो स्टेज थी इसका अगर आंसर यस आया है तो ही हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेज पर जाते हैं और यहां पर देखा जाता है कि वेदर ये जो एक्ट है एक्यूज का वो 300 के 4 क्लॉज में से, 300 के अंदर आपको 4 क्लॉज दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, इंटेंशनली किसी की डेथ करना, दूसरा, इंटेंशनली किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी करना कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, इन शॉर्ट मॉर्टल इंजरी। और तीसरा क्या था? आप इंटेंशन के साथ किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हो जो सामान्य प्रकृति में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर क्या हो जाता है? डेथ में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तीसरा और चौथा क्या था, आप ऐसे नॉलेज के साथ किसी की डेथ कमिट कर, किसी को बॉडीली इंजरी दे रहे हो कि उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी, लगभग संभावना यही है, क्या संभावना है कि उसकी मृत्यु होगी या होगी, 4 केसेस। तो अगर ये 4 क्लॉज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहां पर दोनों सवाल, अगर ये नहीं आ रहा है, समझना, अगर ये नहीं आ रहा है तो यहां पर हम कहां चले जाएंगे, 304 के अंदर, और फिर 304 में देखेंगे क्या कि अगर वो इंटेंशन के साथ एक्ट किया गया है, देखो अगर नहीं आ रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड 304 में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दे रखी है। अगर इंटेंशन के साथ कर रखा है तो 304 का पैरा फर्स्ट आ जाएगा, पैरा फर्स्ट आ जाएगा। और अगर इंटेंशन नहीं, नॉलेज के साथ कर रखा है, जानकारी के साथ कर रखा है, तो 304 का पैरा सेकंड आ जाता है। ये तो हुआ एक हिस्सा। अब इसका दूसरा हिस्सा भी जान लेते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 4 क्लॉज में कवर्ड हो गया, ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम के मेंस के पेपर का एक सवाल भी इसके अंदर बनता है, चाहे आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर यस आ गया है, चारों क्लॉज में कवर्ड हो रहा है, तो भी यहां पर एक और सवाल डिसाइड किया जाएगा कि ये कहीं 5 एक्सेप्शन में तो कवर्ड नहीं हो रहा है। आपको जानकारी होगी कि 300 के अंदर 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं। सडन प्रोवोकेशन अगर हो सकता है, सडन फाइट हो रखी है, किसी पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है, आप अपनी कंसेंट से कर रहे हो, इस तरीके से 5 आपको अपवाद दे रखे हैं। तो अगर ये 5 अपवाद के अंदर आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट सीधा 302 के अंदर उसको पनिश कर देगा। और अगर ये 5 एक्सेप्शन में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 5 एक्सेप्शन में आ रहा है तो इस मामले को ठीक इसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे 304 का पैरा फर्स्ट आपको दे रखा हो। कहने का मतलब यहां पर हम नॉलेज के कंसेंट में नहीं जाएंगे, यहां पर आपको इस फील्ड के अंदर कंसीडर करना है। तो ये पूरा 3 स्टेज का फॉर्मूला था। आप इस वीडियो को जरूर एक बार वापस देखना, हो सकता है टेक्निकल पॉइंट्स थे आपको सीधी एक बात में समझ में नहीं आयो, एक वीडियो को जरूर देख लेना। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ये बहुत टेक्निकल चीज है, समझ में आ गई तो एक बार में आ जाएगी, नहीं आई तो थोड़ा सा समस्या हमारे लिए कर लेती है। अच्छा, जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर जजमेंट राइटिंग का सवाल आ गया तो इसको इसी तरीके से डील करेंगे। तो क्या हुआ, वापस आ जाते हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही एक्यूज का मारने का इंटेंशन नहीं हो, लेकिन उनको ये जानकारी तो है, ये नॉलेज तो है कि हम जो दनादन मारे जा रहे हैं इसको हाथ पे या पैर पे, तो ये भी तो हो सकता है कि इससे सही से इतना एक्सेस ब्लड बह जाएगा कि वो मर जाएगा। ये उनको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति को पीट रहे हो, भले ही आपके मारने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी को लात मार रहे हो, किसी को भूसा मार रहे हो, पंचिंग कर रहे हो, वो कहीं ऐसी जगह पर भी तो लग सकता है जिसके कारण सामने वाले की मौत भी हो जाए। अगर ऐसी जानकारी है आपको, फिर भी आप वो एक्ट कर रहे हो, तो यहां पर ये तीनों स्टेज पार करने के बाद अगर यहां पर आते हैं तब तो आपको मर्डर की सजा मिलेगी, और अगर यहां पर नहीं आते, 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई केस हो जाता है तो आपको कल्पेबल होमिसाइड का मामला बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर ये सारी चीज होगी। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा तकनीकी चीज है समझने के लिए, लेकिन देखो आज एक लैंडमार्क जजमेंट आया था तो मुझे भी मौका मिल गया इस चीज को एक्सप्लेन करने का। अच्छा लगता है कानून की चीजें आप लोगों के सामने बयां करना। खैर, आप में से कहीं सूरज होंगे, उनको तो मैं क्या दीपक दिखाऊं, जोक्स अपार्ट, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कहानी के माध्यम से अगर कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है तो समझ लो, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है चीज के अंदर। और इसी बहाने अगर जजमेंट याद होता है तो और भी अच्छी बात है, ये चीज हमारे लिए। तो ये सारा मामला था किसका, आर पुनैया वाले इस मैटर का। आर पुनैया ये एक्यूज था, 1977 का मामला है जो आज भी फॉलो किया जा रहा है। अब मैं आपको एक इस केस से जुड़ी हुई एक और नई चीज भी बता रहा हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं यहां पर एक और शख्स से। ये है रणजीत सिंह जी सरकारिया, जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस रणजीत सिंह जी सरकारिया सर। इन्होंने के द्वारा ही ये इस तरह का पूरा इंटरप्रिटेशन किया गया था। हालांकि इनके साथ फैजल अली साहब भी थे, लेकिन मेन जो ऑथर थे जजमेंट के वो आप थे, जस्टिस रणजीत सिंह जी सरकारिया।
ये वही सरकारिया जी है जिन्होंने, अगली लाइन को बहुत अच्छे से सुनना, ये वही सरकारिया जी हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अंदर पहली बार यूनियन और स्टेट, संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके संबंध में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। सरकारिया कमीशन के नाम से वो जानी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, क्योंकि यूनियन स्टेट का रिलेशन हमारे संविधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट, पार्ट 11 के अंदर यूनियन स्टेट की रिलेशन, उस यूनियन स्टेट की रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पर। और SR मुंबई केस जो हुआ था उसके अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि SR मुंबई केस के बाद ही क्या हुआ था कि जो राज्यों में आपातकाल लग रहे थे, प्रेसिडेंट रूल थे, वो ड्रेस्टिकली कम हो गए थे, बहुत बड़ी संख्या में कम ही हो गए थे। SR मुंबई केस से पहले बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा करते थे राज्यों में, उसके बाद बहुत ही कम हो गए। वहां पर उस जजमेंट के अंदर भी सरकारी कमीशन की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। एंड ही इज द मैन बिहाइंड दिस स्टोरी। ये जो पूरी कहानी है इसके पीछे ये सक्सेस थे, इनको याद रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखें तो उनके द्वारा दिया गया जजमेंट ऑटोमेटिकली माइंड में रह जाता है। चलिए, तो ये सारी बात थी आज की कहानी की, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया 1977। आशा करता हूं ये जो छोटा सा प्रयास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेक्निकल कोई चीज समझ में नहीं आई है तो जरूर इस वीडियो को वापस देखना ताकि आपको सारी चीज कंफर्म हो सके। शीतल पवार जी, सर कुछ पूछना है, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? 193 आईपीसी का 344 सीआरपीसी लिंक अब कैसे कर सकते हैं? शीतल पवार जी, ये तो आपने हमारे केस लॉ की कहानी से बाहर जाके सवाल पूछ लिया। इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है, आराम से समझेंगे इसको किसी और सेशन के अंदर। अभी तो इसके कहानी के संबंधित कोई आपका डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। गीतांजलि दास जी, आप समझाओ और समझ नहीं आया, ये हो सकता है क्या? अरे वाह, आई थिंक ये सवाल ही पूछ रहे हो आप। थैंक यू सो मच फॉर सच एप्रिशिएबल वर्ड्स। एक आपको और जानकारी देते हैं, 3 घंटे शेष है हमारे इस आरजेएस ऑनलाइन कोर्स का, जो एक स्पेशल ऑफर रखा गया है रिपब्लिक डे के बेसिस पर, गणतंत्र दिवस के आधार पर जो रखा है उसका लास्ट 3 घंटा बचा है। 12 बजते ही ये आपको आरजेएस ऑनलाइन कोर्स का जो सबसे एकदम लोवेस्ट डिस्काउंटेड है वो ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाइए, क्योंकि हो सकता है ये ऑफर वापस नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर। और बाकी हम तो मिलेंगे ही आप लोगों से केस लॉ की कहानी की अगली सीरीज के अंदर, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, इजाजत दीजिए तनसुख पालीवाल को। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.